वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वीडियो के एग्जाम के लिए और वीडियो का री एग्जाम जो है आपका उसके लिए पत्र लेखन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, कुछ प्रश्न देखने वाले हैं। सरकारी पत्र लेखन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और इससे संबंधित एमसीक्यू आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर आपको जो प्रश्न दिखाई दे रहा है, सरकारी पत्र किन के लिए लिखा जाता है। तो सरकारी पत्र किन के लिए लिखते हैं? व्यक्तिगत सूचना देने के लिए, संबंध विभाग में परस्पर सूचना के आदान प्रदान के लिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर व्यक्ति को सूचना देने के लिए। तो पत्र किस लिए लिखा जाता है? व्यक्ति को सूचना देने के लिए। ठीक है, इसका आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला दिया गया, सरकारी पत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? किसका इस्तेमाल निषिद्ध होता है? निषिद्ध मतलब जिसका इस्तेमाल ना किया जाए, आप ना कर सके इस्तेमाल। पहला दिया गया उत्तम पुरुष एकवचन, दूसरा दिया गया अन्य पुरुष, और तीसरा दिया गया उत्तम पुरुष अप्रत्यक्ष, और चौथा दिया गया है कोई नहीं। तो ये जो पत्र होते हैं, सरकारी पत्र लेखन जो है, इसके कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। एक आप पत्र लिखते हैं, जैसे अपने किसी मित्र को लिख दिया, किसी प्रिय को लिख दिया, ठीक है, लेटर राइटिंग जो आप करते रहते होंगे, लेटर दिए भी होंगे आपने, ठीक है। तो एक वो पत्र होता है जिसमें आप अपने भावों को लिखते हैं, अपनी भावनाओं को लिख देते हैं और कैसे भी फॉर्मेट में लिख देते हैं। एक होता है सरकारी पत्र जिसके कुछ नियम होते हैं, कुछ शैलियाँ होती हैं और कुछ व्यवस्थित जो होते हैं कि कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। तो शब्दावलियों को भी पढ़ेंगे, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें कौन सी चीज़ है जिसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये प्रश्न जो है यहाँ से व्याकरण से पूछा गया है। तो किस व्याकरण के फॉर्म का यूज़ नहीं किया जाता? इसमें उत्तम पुरुष एकवचन का प्रयोग नहीं करते, ये इस्तेमाल नहीं होता है, इसका इस्तेमाल करना निषिद्ध होता है। अन्य पुरुष मतलब कि अन्य पुरुष किसी और तीसरा व्यक्ति है, उसको आप पत्र में इंडिकेट कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। उत्तम पुरुष अप्रत्यक्ष व्यक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग नहीं कर सकते इसमें। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरकारी पत्र में संशोधन क्या नहीं हो सकता? प्रिय महोदय, मान्यवर, पूजनीय, या फिर महोदय महोदया। तो इसमें संबोधन क्या नहीं हो सकता? संबोधन आप जैसे पत्र लिखते हैं तो किसी ना किसी को तो संबोधित करके लिखते हैं, जैसे कि आप लिखते हैं सेवा में श्रीमान, माननीय, महोदय, ऐसे करके लिखते हैं ना सेवा में। इसके बाद यहाँ पर महोदय महोदया ऐसे लिखते हैं, मान्यवर, पूजनीय। तो सरकारी पत्र लेखन जो है उसमें संबोधन आप महोदय और महोदया का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप किसी व्यक्ति के लिए, किसी पुरुष के लिए लिख रहे हैं तो आप मान्यवर का प्रयोग कर सकते हैं, पूजनीय का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप महोदय का प्रयोग नहीं कर सकते। किसी महिला को पत्र लिख रहे हैं, महिला अधिकारी को, ठीक है, तो आप महोदया का प्रयोग नहीं कर सकते, बाकी ये तीनों प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सरकारी पत्र में स्वनिर्देश के लिए क्या प्रयुक्त होता है? स्वनिर्देश मतलब स्व का तात्पर्य होता है स्वयं से, अपने आप को निर्देश देने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। जैसे अब ये स्वनिर्देश कहाँ पर प्रयोग करते हैं? नीचे, जब आपने पत्र लिख लिया, उसका पूरा कंटेंट लिख लिया, उसके बाद यहाँ पर आप लिखते हैं जैसे योर ओविडेंटली, ठीक है, योर फेथफुली, यहाँ पर नीचे लिखा जाता है ना, तो ऐसे यहाँ पर आप भवदीय, भवदीया ये प्रयुक्त करते हैं। सरकारी पत्र में स्वनिर्देश के लिए भवदीय का प्रयोग करते हैं या फिर भवदीया का प्रयोग करते हैं। आप प्रार्थी का प्रयोग नहीं करते, आपका अभिन्न नहीं, तुम्हारा नहीं, तुम्हारा प्रिय, तुम्हारी प्रिय, इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। किसका करना है? भवदीय या फिर भवदीया का प्रयोग। भवदीय किया जाता है पुरुष के लिए, और भवदीया अगर आप महिला है तो महिलाएं भवदीया लिखेंगी, ठीक है, बड़े आ की मात्रा लग जाती है। अगला दिया गया, एक सरकारी पत्र में जो है, एक सरकारी पत्र के शीर्ष मध्य पर क्या होना चाहिए? शीर्ष मध्य पर, शीर्ष मतलब ऊपर, और ऊपर में मध्य पर क्या होना चाहिए? पत्र की संख्या होनी चाहिए कि पत्र कौन से नंबर का, पत्र संख्या। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला है, पावती का उद्देश्य क्या है? पावती आपने देखा होगा, आपको रिसीप्ट मिलती है, पावती हिंदी वर्जन हो जाएगा रिसीप्ट का। तो पावती का मतलब होता है पत्र प्राप्ति की सूचना देना। अगर आपने कहीं पर पत्र दिया है तो आपको वापस रिसीप्ट मिल जाएगी उसकी, कि आपने जिसको आप जाकर पत्र दे रहे हैं, किसी भी सरकारी फर्म में आप गए, आपने पत्र दिया या फिर आपने कुछ भी लेटर दिया, एप्लीकेशन दी, तो वहाँ से आपको रिसीप्ट मिलेगी। उसका मतलब ये होता है कि आपने उनको पत्र दिया है, आपके द्वारा पत्र दिया गया है, ये उसका एक प्रकार से प्रूफ भी आप समझ सकते हैं, वो हो जाता है। तो पत्र प्राप्ति की सूचना देना पावती का उद्देश्य है। अगला दिया गया, अनुस्मारक कौन लिखता है? जिस मंत्रालय या फिर विभाग ने पहले पत्र लिखा हो वो अनुस्मारक लिखेगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया, अर्ध सरकारी पत्र अधिकांशतः कैसे भेजे जाते हैं? तो ये जो है टंकन से टंकित करवा के भेजा जाता है। जो अर्ध सरकारी पत्र है उसको क्या है?
इसकी टाइपिंग करवा के, टंकन मतलब टाइपिंग करवाना, टाइपिस्ट से टाइपिंग करवा के या फिर टाइपर जो होता है टाइपराइटर उससे टाइपिंग करके भेजा जाता है। जो अर्ध सरकारी पत्र हैं उनको सामान्यतः अधिकांशतः, ठीक है। तो यहाँ पर 8 नंबर का प्रश्न देखा। इसके बाद और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर का देख रहे हैं। इनमें से किस तरह के मसौदे में विषय नहीं लिखा जाता? अनुस्मारक, पावती, कार्यालय ज्ञापन या फिर अर्ध सरकारी पत्र। तो जो अर्ध सरकारी पत्र हैं उनमें विषय नहीं लिखा जाता सामान्य तौर पर। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अनुस्मारक है जो फर्म लिखेगा वो देंगे, पावती में विषय का उल्लेख रहता है, कार्यालय ज्ञापन में भी तो विषय का उल्लेख रहेगा, तभी तो समझ आएगा किस लिए ज्ञापन दिया जा रहा है। लेकिन जो अर्ध सरकारी पत्र हैं उनमें विषय का उल्लेख नहीं रहेगा। अगला दिया गया है 2 मंत्रालयों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग करते हैं? या तो कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग करेंगे या फिर अंतर विभागीय टिप्पणी का प्रयोग करेंगे। ए और सी सही उत्तर हो जाएगा, ए और सी। इसके बाद अगला प्रश्न है, कार्यालय ज्ञापन के लिए कार्यालय ज्ञापन के किस अनुच्छेद का क्रमांक नहीं लिखा जाता है? तो कार्यालय ज्ञापन जो होता है उसके पहले अनुच्छेद का क्रमांक नहीं लिखा जाता, उसके बाद आगे जो अनुच्छेद है उनको क्रमांक लिखेंगे, क्योंकि पहला तो पहले नंबर पर ही आ जाएगा तो उसका क्रमांक लिखने की आवश्यकता नहीं रहती। अगला दिया गया अनुस्मारक के प्रारूप में अनुस्मारक कहाँ लिखा जाता है? तो अनुस्मारक का जो प्रारूप होता है उसमें अनुस्मारक दाईं ओर लिखा जाएगा, मतलब कि राइट साइड लिखा जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया, अर्ध सरकारी पत्र की भाषा कैसी होती है? तो अर्ध सरकारी पत्र की भाषा व्यक्तिगत भाषा होती है। अगला दिया गया, इनमें से संबोधन किस में नहीं लिखा जाता है? तो संबोधन आप लिखते हैं तो कार्यालय ज्ञापन जो होता है उसमें संबोधन नहीं लिखा जाता, वो कार्यालय के नाम पर दे दिया जाता है, ऐसे ही जाकर ज्ञापन दे सकते हैं, उसमें संबोधन लिखने की आवश्यकता नहीं है। अनुस्मारक, अंतिम, अंतरिम उत्तर और पावती, इनमें संबोधन होता है। अगला दिया गया, इनमें से किस लिए कार्यालय आदेश नहीं लिखा जाता? बाकी 3 के लिए लिखा जाता है, 1 के लिए नहीं लिखा जाता। तो आकस्मिक अवकाश की मंजूरी के लिए कार्यालय आदेश नहीं लिखा जाता, बाकी कर्मचारियों के स्थानांतरण, तैनाती के लिए लिखा जाता है, आंतरिक प्रशासनिक कार्यों के लिए लिखा जाता है और अनुभागों के बीच कार्यों के वितरण के लिए भी लिखा जाएगा कार्यालय आदेश। अगला दिया गया है, कार्यालय आदेश और में क्या नहीं लिखा जाता? तो जो कार्यालय आदेश होता है उसमें क्या नहीं लिखते? संबोधन, अधोलेख और सेवा में ये नहीं लिखते। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया, अधोलेख के रूप में आपका शुभाकांक्षी, शुभेच्छु, भवनिष्ठ लिखा जाता है। तो ये कहाँ पर लिखते हैं? ये जो आपके जो शब्द दिए गए हैं इनका प्रयोग कैसे प्रकार के पत्रों में करते हैं? तो इनका प्रयोग किया जाता है अर्ध सरकारी पत्रों में, जहाँ पर व्यक्तिगत लैंग्वेज, व्यक्तिगत भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर आप का प्रयोग कर सकते हैं, शुभ आकांक्षी का प्रयोग कर सकते हैं, शुभेच्छु का प्रयोग कर सकते हैं या फिर भवनिष्ठ का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगला दिया गया है, कार्यालय ज्ञापन में कार्यालय ज्ञापन कहाँ पर लिखा जाता है? तो ये प्रारूप के मध्य में लिखा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से किसका प्रयोग अनुशासनिक मामलों से संबंधित कर्मचारियों को सरकारी आदेश की सूचना देने के लिए होता है? तो आदेश का प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा अनुशासनिक मामलों से संबंधित कर्मचारियों को सरकारी आदेश की सूचना दी जाती है। ये आदेश के माध्यम से आदेश जारी किया जाता है। कार्यालय आदेश की भाषा कैसी होती है? तो सूचना परक होगी, क्योंकि सूचना देने का काम कर रहे हैं तो सूचना परक की भाषा होगी। आदेश की भाषा कैसी होगी? आदेश की भाषा आदेशात्मक होगी, क्योंकि आदेश है तो भाषा कैसी रहेगी? आदेशात्मक रहेगी। कार्यालयों में वित्तीय मंजूरी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वित्तीय मंजूरी देने के लिए आदेश जारी करते हैं। अगला दिया गया, अंतर विभागीय टिप्पणी के शीर्ष पर क्या लिखा होता है? क्या लिखा जाता है? जो अंतर विभागीय टिप्पणी दी जाती है उस पर क्या लिखेंगे? शीर्ष पर मंत्रालय या फिर विभाग का नाम लिखेंगे। अगला प्रश्न है, अंतर विभागीय टिप्पणी में भाषा कैसी होगी? तो ये भाषा कैसी? व्यक्तिगत हो सकती है, व्यक्तिगत होती है। इनमें से किस मसौदे में एक लंबी लकीर खींची जाती है? कौन सा मसौदा है जिसमें लंबी लकीर खींची जाती है? वो होता है अंतर विभागीय टिप्पणी, इसमें एक लंबी लकीर खींची जाती है। तो यहाँ पर 25 नंबर का प्रश्न देखा। इसके बाद 26 नंबर का प्रश्न देखते हैं। जब किसी कागज पत्र का मूल रूप से प्रेषक को वापस लौटाना हो तो प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करेंगे? पृष्ठांकन का प्रयोग करेंगे, पृष्ठ पर अंकन करेंगे, ठीक है। इसका प्रयोग किया जाता है, कागज पत्र का मूल रूप से प्रेषक को वापस लौटाना है तो वहां पर बताएंगे कौन सा पृष्ठांकन, कौन सा पत्र नंबर था वो वापस लौटाया गया है। अगला दिया गया, इनमें से कौन सा मसौदा मिसिल पर बनाया जा सकता है? तो यह है अंतर विभागीय टिप्पणी, जिसको मिसिल पर भी बनाया जा सकता है। अगला दिया गया, इनमें से कौन सा मसौदा मूल पत्र पर भी बनाया जा सकता है? तो पृष्ठांकन को मूल पत्र पर भी बना सकते हैं। पत्राचार का वो रूप जो भारत के गजट में प्रकाशित किया जाता है वो क्या है? अधिसूचना। भारत के जो गजट होता है उसमें अधिसूचना जारी की जाती है, अधिसूचना प्रसारित की जाती है, प्रकाशित की जाती है। अगला दिया गया, अधिसूचना का प्रयोग किन में किया जाता है? तो अधिसूचना का प्रयोग सांविधिक नियमों की सूचना देने के लिए करते हैं, राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति की सूचना जारी करने के लिए करते हैं, और अगर किसी को शक्तियां सौंपी जानी है तो उसकी सूचना जारी करने के लिए करते हैं। जैसे अभी हाल ही में कैबिनेट मंत्री अगर कोई किसी को बनाया गया है तो उसकी सूचना जारी करेंगे, तो इस प्रकार से अधिसूचना जारी की जाती है वो।
अगला दिया गया इनमें से कौन सा सरकारी पत्राचार का एक प्रकार नहीं माना जाता, तो ये होता है परिपत्र, जो सरकारी पत्राचार का प्रकार नहीं है। अधिसूचना तो सरकारी, देखो यहाँ पर प्रयोग कर ही रहे हैं, अभी पहले वाले इसमें पढ़ा प्रश्न में। प्रेस विज्ञप्ति जो होती है वो भी अधिसूचना जारी होती है। प्रेस की टिप्पणी होती है वो भी, उसमें भी सरकारी पत्राचार का जो है प्रकार होता है, लेकिन परिपत्र जो है वो सरकारी पत्राचार का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है प्रेस विज्ञप्ति की शीर्ष पर क्या लिखते हैं, तो इसकी शीर्ष पर इस दिनांक समय से पूर्व प्रकाशित ना किया जाए ये लिखा जाता है। अगला प्रश्न है परिपत्र कब जारी किया जाता है, तो परिपत्र जारी करते हैं जब बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से। तो जब अगर आपने कोई निर्णय, बैठक हुई है उसमें कोई निर्णय लिया गया है, अब उनको कार्यान्वित करना है तो उसके उद्देश्य से एक परिपत्र जारी करेंगे, लेकिन ये सरकारी पत्राचार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मोर अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए, BDO के लिए, BEO के लिए, RO के लिए, UPPSC के लिए, UPSSC के किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। लगातार हमारे पेड बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इन नंबर्स पर कॉल करेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी डिटेल मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।